स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स एज पर योर डिमांड। जैसा कि आप लोगों ने बोला था पॉपुलेशन डायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब ये दीजिए कि अगर एक जगह पॉपुलेशन बहुत है जस्ट लाइक चाइना एंड इंडिया और एक जगह पॉपुलेशन कम है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है या नुकसान की चीज़ है? पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, पॉपुलेशन का ज़्यादा होना अच्छी चीज़ है या कम होना? पॉपुलेशन का हाई होना ज़्यादा अच्छी चीज़ है या लो होना अच्छा चीज़ है? हाई होना। हाँ एग्जैक्टली यस। व्हाट मतलब कि कैसे, किसको इलैबोरेट अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? जब पॉपुलेशन हाई होती है तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, पॉपुलेशन से कम होते हैं, इसकी वजह से सबको सफिशिएंट हर चीज नहीं मिल पाती और यही कहीं ना कहीं रीजन होता है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। Oh, very good, tremendous. What's your name? मंतशा। Okay, very good. Okay, very good, very good, very good. हाँ सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बात बस ये है कि अगर पॉपुलेशन किसी भी तरह की हो बट वो एक लायबिलिटी की तरह नहीं होनी चाहिए। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। कॉन्सेप्ट दो तरीके के होते हैं। एक चीज होती है कोई भी एक चीज होती है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। ठीक है, दो चीज होती हैं। इसमें से लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी, क्योंकि मेरे पर एक्स्ट्रा प्रेशर है कि भाई मुझे लोन अदा करना, एक लायबिलिटी जिम्मेदारी बनी हुई है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए किसी की एक जॉब हो गई हो, किसी की जॉब हो गई, अच्छा बिजनेस हो गया, किसी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन चल रहा हो, कोई रिसोर्स मिले हो, तो वो हमारे लिए क्या होती है? जैसे बहुत अच्छी जॉब, एक बेहतर जॉब, डिसेंट जॉब हमारे लिए एसेट की तरीके से काम करेगी। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से हमारी पॉपुलेशन भी है। हमारी पॉपुलेशन को भी हम इसी दो नजरों से देखते हैं कि जो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक रिसोर्स है। अगर ये अच्छा होगा तो इसका यूज करके हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, जैसा कि चाइना ने किया। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें भी कभी कभी आ सकती हैं कि हमारे पर हमारे ही रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। तो पॉपुलेशन इस तरीके की हो कि वो हमारे लिए एसेट की तरीके से काम करे, ना कि लायबिलिटी की तरह। तो इन सब चीजों में हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट बनाना चाहते हैं या लायबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए? तो सारी चीजें इसी वजह से पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हमको पता होनी चाहिए। और उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जो सारी चीजें पता होती हैं, पता करनी चाहिए हमें, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को एसेट में बना सकें, ना कि वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। इन सब चीजों के बारे में एक हॉलिस्टिक जो जानकारी ली जाती है, उसी के बारे में आज हम लोग पॉपुलेशन डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अगर हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में ही नहीं पता कि भाई वो किस तरह की है, कितने एज ग्रुप के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने की एज 15 से कम है, कितने की एज 65 से कम है, कितने की एज 65 से ज़्यादा है, तो इससे होगा क्या कि हमें जब अपनी पॉपुलेशन के बारे में ही जानकारी नहीं पता है तो हम उसको एसेट या लायबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को एक एसेट की तरीके से मेंटेन करना, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि उसके डिफरेंट डायनामिक्स को हम समझें। और ये चैप्टर आपको इसी की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, ताकि हम किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट कर सकें और कौन कौन से डायनामिक्स का हम यूज करेंगे ताकि इन सब बातों को हम जान सकें। तो जो पॉपुलेशन डायनामिक्स चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आपकी इसी बारे में बात करेगा, जैसा कि आज का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो क्या चीजें होंगी इसमें, देखते हैं क्या करके। नंबर 1, सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन के बारे में देख लिए कि all the people who lived in a particular area is known as the population of that area। ठीक है, एज पर दी एस्टिमेट, अभी के करंट एस्टिमेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे एकदम 7 बिलियन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब कि नियरली 7 बिलियन या 7 बिलियन से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड की। अब देखते हैं उसके बाद इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन। ठीक, और ये कैसे हमको पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है? ये पता चला हमें सेंसस के जरिए से।
सेंसस के जरिए। अब ये सेंसस क्या है, किसी को पता है? एनीवन? What is census? Have you ever heard this term or not? No. देखिए होता क्या है, देखिए देखिएगा बहुत ध्यान से। अभी देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट भी है। जैसे क्या मैंने बताया कि हमें अगर अपनी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करना है तो हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो उसी पॉपुलेशन के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करनी है, उसमें जो सबसे पहली जानकारी हमें इकट्ठा करनी है वो हमको ये पता करना है कि भाई हमारी पॉपुलेशन अभी है कितनी, कितने लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी टोटल नंबर्स कितना है उनका, उसमें लड़की लड़के कितने हैं, क्या है। इन सब चीजों के बारे में सरकार क्या करती है कि आफ्टर हर 10 साल के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल के बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर एक सेंसस कंडक्ट कराती है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, लोगों की गिनती करना, ठीक है। जनगणना करवाती है हर 10 साल के बाद, ताकि उससे हमें कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाए। इसी तरीके की जो सबसे लास्ट में जनगणना हुई है वो हुई थी 2011 में, और उस जनगणना के बाद हमको पता चला कि देश में टोटल 1.21 बिलियन लोग रह रहे हैं, ठीक है। या इसको मैं ऐसे बोलूं नंबर्स में, ये आप लोगों को थोड़ा दिक्कत ना होगा, नियरली 121 करोड़ लोग। और अभी और भी कई चीजें चला करती हैं, उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि 135 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो सेंसस हमें इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बताती है। अब कुछ फैक्ट और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। जस्ट सी दिस। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके का है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस एरिया इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट हेडिंग थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, मतलब कि जैसे 121 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो भाई सब लोग कहां पे रहते हैं, उसी चीज को कौन लोग, जैसे कुछ लोग आपके नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग साउथ इंडिया में रहते हैं, कुछ वेस्ट इंडिया, कुछ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, तो कहां पर कौन से लोग रहते हैं और वहां पर ही क्यों रहते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कुछ ज्यादा है। मतलब कि जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करूं, एक फिगर मैं यहां पर एक ड्रॉ करना चाहूंगा, ये जैसे अगर आप इंडिया का मैप देखें, ठीक है, इंडिया का मैप देखें अगर आप, ये तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, यहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर पॉपुलेशन कुछ कम है, बहुत लेस है, यहां पर बहुत हाई है। इसी तरीके से जो सेंट्रल इंडिया, यहां पर थोड़ा सा मॉडरेट है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। तो ऐसी क्या वजह है कि इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का है, क्या वजह हो सकती है, कोई बता सकता है व्हाई? Sir, because the facilities that are provided by different places is different. Somewhere medical facilities may be provided, somewhere it might not be good, and it also depends on the education facilities and many more things. एग्जैक्टली सेम रीजन। कुछ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टिप्स के ऊपर, कुछ आपके फिजिकल रीजन होंगे, ठीक है, फिजियोग्राफिकल रीजन होंगे, जस्ट लाइक कहीं पर रिलीफ हाइट होगी, वहां पे ठंड बहुत पड़ती होगी तो कुछ लोग ठंड में टॉलरेट ना कर पाते हो, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे पॉपुलेशन कम हो, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिला होगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो रीजन है, जो आपका अक्साई चीन वाला रीजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो लोग यहाँ पे कम रहना प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दूसरी चीज है कि ये ऐसे रीजन में पड़ता है जहां पर हमारा मानसून भी आके रुक जाता है, मानसून भी अच्छे तरीके से होता है, तो और कहीं ना कहीं चीजें डेवलप भी हो रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर अवेलेबल, इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये फिजियोग्राफिकल रीजन हो गए। कुछ रीजन होते हैं जो सोशली होते हैं, सोशली इन द सेंस कि वहां की सोसाइटी बहुत अच्छी है,
वहाँ की सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। तो मतलब सोसाइटल रीज़न होते हैं, कुछ इकोनॉमिक रीज़न होते हैं। इकोनॉमिक रीज़न में क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लगी हुई है, लोगों को अच्छे से जॉब मिलती है और रिन्यूमरेशन उनको मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीज़न की वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम भी और भी देखेंगे। अब एक दो फिगर जैसे मैंने आपको बताया सेंसस के बारे में, वो हम लोग फैक्टर जान लेते हैं। फैक्टर नंबर 1 ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो सेंसस है, जैसे मैंने बताया सेंसस होती है ना, सेंसस कितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी बताती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, कहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, सेंसस से सब पता चल जाएगा। तो ये जो सेंसस है इट मींस बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो सबसे पहली सेंसस हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट फुल सेंसस जो है 1881 में हुई है। क्या डिफरेंस हो रहा है दोनों में? देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। जो सबसे पहली सेंसस कंडक्ट हुई थी इंडिया में, लॉर्ड मेयो एक साहब थे, उनकी अध्यक्षता में कंडक्ट हुई। तो ये जो इंडिया में कंडक्ट हुई थी ये बहुत कुछ छोटी छोटी जगहों पे हुई थी, कुछ ही जगहों पे हुई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुई थी, कुछ जगहों पे हुई थी, ठीक। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे पहली सेंसस हुई है फुल सेंसस, वो कब हुई है? 1881 में। ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस 1872, फर्स्ट फुल सेंसस वो 1881 में हुई है। तीसरा फैक्ट क्या है कि हर 10 साल के बाद होती है, और अभी रिसेंट पास में कौन सी सेंसस हुई है? 2011। अब नेक्स्ट कब होगी सेंसस? 2000, वो तो गुजर गया, अब कब होगी? 2031। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, इतना लंबा नहीं जाएंगे, अभी होगी जब, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि कोविड की वजह से सारे प्रोसेस रुक गए, कोविड-19 की वजह से सब कुछ रुक गया, तो सेंसस को भी रोका गया है। और जब गवर्नमेंट को लगेगा हाँ चीजें अब नॉर्मल है तो फिर सेंसस स्टार्ट होगी। 2031 में नहीं जाएंगे, इतना इंतजार नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग को कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को नजर में रखते ही सारी पॉलिसीज और स्कीम भी बनती है। तो हम डेटा जो होता है वो 10 साल तक ही मैक्सिमम लेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमने वो बात कर ली, अब एक फैक्ट और देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि एक जगह पर कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब मैं आप लोग से पूछ भी चुका हूं और आप लोगों ने मुझे बताया भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? देखिए, किसी भी यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो उसकी डेंसिटी कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, एक यूनिट एरिया ये है जिसमें बहुत छोटे छोटे से डॉट दिखाई दे रहे हैं, इतने ही बड़ा का एक यूनिट एरिया और है जिसमें बहुत सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो गया? अब बताइए इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन सा है? ये मैंने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। डेंस कौन सा है ज्यादा? बी। क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया में नंबर ऑफ डॉट किस में ज्यादा है? बी वाले में। इसी तरीके से पॉपुलेशन भी होती है। पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। हो सकता है जैसे आप न्यू दिल्ली है, छोटी सी जगह है लेकिन वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे किसी भी रीजन में तो वहां पर डेंसिटी बहुत कम है, उसके पीछे भी रीजन है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। उसमें से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक है। बाकी आगे देखते हैं और भी चीजें क्या हो रही हैं। नेक्स्ट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन अ स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये चेंज होता रहेगा। अब इस फिगर को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को देखिए। उस फिगर में जो कलर सबसे ज्यादा डार्क होता जा रहा है वहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जैसे लुक एट दिस, बांग्लादेश वाला जो रीजन है,
जस्ट लुक एट दिस, ये कितना डार्क है। इसी तरीके से ये जो रीजन है ये कितना डार्क हो रहा है। यहां पर देखिए ये रीजन, ये कुछ रीजन है ये बहुत डार्क है। इट मीन्स कि यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कंजेस्टेड होकर रह रही है। और जो रीजन लेस डार्क है वो एज कंपेयर टू डार्केस्ट वन थोड़ी कम पॉपुलेशन को करे में। जैसे एज कंपेयर टू चाइना और इंडिया, चाइना में देखिए चाइना का जो कलर है वो एज कंपेयर टू इंडिया थोड़ा सा डिम है। ये आपको समझ में दिखाई दे रहा है ना, कंपैरिजन कर पा रहे हैं ना। चाइना में जो कलर है वो आप देखिए एज कंपेयर टू इंडिया थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा ब्राइटर है। इसके पीछे रीजन क्या है? यस, हाँ इट्स टू लाइट। कहने का मतलब ये है कि चाइना में हमसे ज्यादा पॉपुलेशन तो है लेकिन हमारी डेंसिटी चाइना से ज्यादा है, इसी वजह से हमारा कलर भी कहीं ना कहीं कम है। यस, लाइट ज्यादा पड़ रही है। नाउ विजिबल, चलिए थोड़ा सकते अब मैं दिखा दूंगा, ध्यान से देखिए, बहुत नॉर्मल सी चीज है। जिस जगह पर जो आपकी कलर है वो कलर डिम होता जा रहा है, इट मीन्स कि वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू जहां पर आपका कलर ब्राइट है। जैसे इंडिया और चाइना का बस एग्जांपल लिए, चाइना का कलर जो है वो इंडिया से थोड़ा सा डिम है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी, वो एज कंपेयर टू चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इंडिया और चाइना के केस में आप देख सकते हैं। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं, ये जो रीजन है, जो ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, वो पर्टिकुलर किसी एक लैटिट्यूड के बीच में पड़ रहा है। ये देख रहे हैं, ये नियरली क्या है, इसी रीजन में ज्यादातर आपको कलर, इसके बियॉन्ड और इसके बिलो वाल नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? इसके पीछे भी रीजन यही पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा हिली रीजन है, यहां पर आपका स्नो वाला रीजन। इसी तरीके से ये वाले जो रीजन है, यहां पर भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है जिसकी वजह से यहां पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हमने अब क्या किया कि वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पॉपुलेशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया किस तरीके से। कुछ एरिया वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा थिक हैं पॉपुलेशन में। जैसे वो एरिया कौन कौन से हैं? जैसे वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। ईस्ट एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखिए, ये कुछ ज्यादा ऐसे रीजन है जो कि बहुत ही ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पर मिनरल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट सूटेबिलिटी, ये सब कुछ ज्यादा ऐसी है कि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा एग्जिस्ट कर पा रही है। ये थिक पॉपुलेटेड एरियाज हैं। उसके बाद क्या आता है? मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। ऐसे रीजन जो कि मॉडरेटली पॉपुलेटेड है, इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? सेंट्रल यूएसए, इसी तरीके से आपका सेंट्रल चाइना, डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों मॉडरेटली है? इसके पीछे भी रीजन, चूंकि वहां की लोकल रीजन उस पर मेंटेन करती है। नेक्स्ट आती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पर बस छुटपुट लोग रहते हैं, एकदम कुछ लोग। जैसे ये आपका रीजन हो गया, ये वाले रीजन जो है अलास्का, रशिया, ये वाले जो रीजन है। जस्ट सी दिस, सहारा डेजर्ट, सियाचिन ग्लेशियर, अमेज़न फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसे रीजन है कि जहां पर बहुत कम लोग, बहुत स्पार्सली, छुटपुट जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर ही सिर्फ रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। कोई रीजन बता सकता है कि सहारा डेजर्ट, सियाचिन ग्लेशियर और अमेज़न फॉरेस्ट में इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं रहते हैं? एनीवन? हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। सियाचिन ग्लेशियर में बोला जाता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत नॉर्मल है वहां पर जाड़ों में। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 3, 4, 5, 6 हुआ था, हालत खराब हो गई थी, है ना? वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, हेडिंग आ गई कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करते हैं। बस सिर्फ लाइन बाई देखिएगा। नंबर 1,
No single factor define the distribution of population in the world. It can be understood by different factor as given below. कोई एक फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग बता सकें कि ये मेन वजह है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई एक वजह नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल वजह हैं। उन मल्टीपल वजहों में से एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 सीरीज, नंबर 1 रिलीफ, मतलब कि हाइट। अगर कोई हिली रीजन है और आपका प्लेन रीजन है तो आप कहां पे रहना पसंद करोगे, हिली रीजन पे या प्लेन रीजन में? प्लेन में। दैट्स व्हाई प्लेन इज अ मेन रीजन। प्लेन डिफाइन करता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब हाइट होता है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। आप चाहे तो इसको रिलीफ बोलिए, चाहे आप एल्टीट्यूड बोलिए, चाहे आप इसको हाइट बोलिए, सब सेम ही चीज है, ठीक है। रिलीफ मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैटर करेगा? क्लाइमेट, ऑब्वियसली। अब कहीं पर एकदम ही ठंड पड़ती हो तो भाई आप क्या करोगे जाके वहां? अब कोई नॉर्थ अमेरिका या अंटार्कटिका में नहीं जाता, कहता भाई वहां ठंडी इतनी तो कौन जाएगा वहां पे। तो क्लाइमेट मैटर करता है, किसी भी रीजन का क्लाइमेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल वेजिटेशन कहां पर किस तरह की है ना, वो भी चीजें बहुत मैटर करेंगी। नेचुरल वेजिटेशन, जंगल वंगल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीजें हैं, वो सब डिपेंड करेगा। अब अलास्का में आप अच्छे तरीके से वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगा सकते क्योंकि इतनी ठंड होती है, वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो एकदम अलग तरीके के होते हैं। इसी तरीके से अगर आप डेजर्ट में चले जाएं तो वहां के जो नेचुरल वेजिटेशन की खास बात क्या होती है कि वहां के जो डेजर्ट होते हैं उन्होंने अपनी पत्तियों को इतना कंप्रेस कर लिया है कि वो एक थॉर्न और नॉर्मल सिस्टम के तरीके से हो गई हैं। आपने देखा होगा जैसे उसको क्या बोलते हैं, बबूल का पेड़, और इसी तरीके से कैक्टस की खास बात यह है कि उसने अपने आप को डेजर्ट लाइक सिचुएशन में अडेप्ट कर लिया। अब उसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते कांटे के रूप में हो गए। इसके पीछे रीजन ही यही है क्योंकि वो डेजर्ट लाइक सिचुएशन में अगर उसको रहना था तो उसको रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कम करना था ताकि उसकी बॉडी में जो वाटर मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट ना हो। तो उसने सोचा कि भाई हमारी पत्तियां हैं वो अगर चौड़ी रहेंगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जैसे नॉर्मल आपकी कंडीशन में होता है। तो उस चीज को करने के लिए उसने अपनी पत्तियों को कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद कांटे की फॉर्म में लिया। अब भाई इतनी सी हो गई है कांटे, अब उसमें से निकलो पानी। तो नेचुरल वेजिटेशन किसी भी इलाके के रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है और जहां पर नेचुरल वेजिटेशन अच्छा होगा वहीं पर ज्यादातर पॉपुलेशन रहेगी। कोई भी पर्सन डेजर्ट में और ग्लेशियर में रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल। अगेन वहां की भाई मिट्टी किस तरीके की है ना। अब लेटेराइट सॉइल होगी अगर कहीं की तो भाई ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या होगा, कैशू होगा। लेकिन हमको किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह की सॉइल आपको पसंद है? एलोवियल सॉइल, है ना, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सॉइल भी बहुत मैटर रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियस यस, अगर पानी ही नहीं होगा, जहां पानी है वहीं सब कुछ है, पानी नहीं होगा तो भाई कैसे काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल डिपोजिशन। मिनरल्स की भी हमें ज़रूरत होती है। अब जैसे कोल है हमारा, और भी तरीके के मिनरल्स होते हैं, तो अगर हमें वो चीज़ चाहिए वो होंगी तो वहां पर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर रह रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज। जिस जगह पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां पर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आएंगे काम करने के लिए। तो इंडस्ट्री जिस रीजन में भी होगी वहां पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक रीजन ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से जुड़ा हुआ है तो भी वहां लोग आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब जब आ जा सकते हैं तो वहां पर रह भी सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अर्बनाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले अर्बनाइजेशन के बारे में देखा था कि रूरल से अर्बन की तरफ एक माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन जिस रीजन में होता है वो अपनी तरफ पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करती है। ये किस तरह का फैक्टर है अर्बनाइजेशन? पुल, या ये पुल फैक्टर है या पुश फैक्टर है? सर पुल
पुल फैक्टर, मतलब अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है ना। तो रूरल पॉपुलेशन क्या होगी, वो अर्बन की तरफ जाएगी, तो रूरल पॉपुलेशन अर्बन में जाके शिफ्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहां की पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, डेंस या डेंस होगी, वहां की पॉपुलेशन डेंस होगी या नहीं, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन वहां पे बढ़ जाएंगे, तो जब नंबर ऑफ पर्सन वहां पे बढ़ जाएंगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी वहां पर बढ़ जाएगी, है ना। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से मैनेज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको पता चलता है। अब इंडिया के लोग कहाँ जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया के लोग वहां पे जाते हैं तो उससे भी पता चलता है कि हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल कहने की बात बस हमारी ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अगर हमें एसेट बनाना है और लायबिलिटी में नहीं कन्वर्ट होने देना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम रखें। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे क्या एक रूल फॉलो करती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसस। सेंसस के जरिए से हमें बहुत सारे डेटा मिल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सेंसस के जरिए से मिल जाती हैं। अब जब सेंसस के जरिए से मिल जाती है तब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई वो जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बाद इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे। तो ये कुछ फैक्टर हमने उसके यहां तक देख लिए। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि भाई ये जो पॉपुलेशन है, जैसा ये क्या होगा, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन कभी कभी कुछ रीजन की इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां की जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहां उनको फीड कराने के लिए वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाए तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन। इसी तरीके से किसी जगह इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मतलब कि वहां की सॉइल बहुत अच्छी है, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन वहां पर बहुत अच्छी पाई जाती है, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन ही नहीं है। जस्ट लाइक रशिया में तो कंडीशन ये तक है कि वहां पर इनाम तक रखे जाते हैं कि अगर कोई फीमेल है और फीमेल से नियरली 12 बच्चे पैदा होंगे तो उनको एक पूरा अलग से घर मिलेगा, पूरा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता। ऐसा प्रोसेस क्यों आता वहां पर, चूंकि वहां पर पॉपुलेशन ही नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की स्कीम्स को लेके आती है, लेकिन जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई हो तो वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चाइना जैसी कंट्री क्या करती है, वन चाइना पॉलिसी करती है, मतलब कि 1 बेबी या 2 बेबी को कॉन्सेप्ट लेके आती है कि एक जो शादीशुदा मर्द है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेबी को ही कंसीव कर सकते हैं। तो जहां पर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो दिक्कत है, अंडर पॉपुलेशन है तो दिक्कत है। इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवर पॉपुलेशन एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग देख लें। When the population of an area is more than what the available resources of that area can support, मतलब कि वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि उस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। अगर हाँ तो उस सिचुएशन को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि किसी भी एरिया के जो रिसोर्सेज हैं वो अब उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए कम पड़ गए, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर पॉपुलेशन। और ओवर पॉपुलेशन के कुछ इंपैक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है ओवर पॉपुलेशन हो गई तो उससे कुछ इंपैक्ट होंगे। अब उन इंपैक्ट में कुछ इंपैक्ट अच्छे भी होंगे और कुछ इंपैक्ट बुरे भी होंगे। अब आपको ये देख के बताना है, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, ये इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए, पहला इंपैक्ट, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये गुड इफेक्ट है या बैड? बैड, बी। नेक्स्ट, ओवर पॉपुलेशन, हाँ ये क्या होगा, बैड या बैड और गुड? बैड। क्यों बैड होगा?
डिफॉरेस्टेशन होगा, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट कम होंगे तो सॉइल इरोजन तो ये होगा बैड इफेक्ट। नेक्स्ट, लीड्स टू बैड, ये भी बैड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, हो जाएगा ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई कुछ अच्छे फैक्टर बताइए, कुछ गुड फैक्टर। गुड फैक्टर्स बताइए, क्या हो सकता है पॉपुलेशन के ज्यादा होने से। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसके जरिए से हमारे पास जो डिपेंडेंट पर्सन होंगे, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, या इसको मैं ऐसे बोलूं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होगा। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है, बस को ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक जो रीजन है वहां पर कुछ बूढ़े लोग भी रहते हैं, जवान लोग भी रहते हैं और कम उम्र के बच्चे भी रहते हैं, तो जवान के ऊपर जो बूढ़े और जो बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो जवान की पॉपुलेशन है, अडल्ट जो पॉपुलेशन है, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अडल्ट पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। जैसे इंडिया के केस में, जैसे इसका एक पिरामिड बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ये बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, चाइल्ड, और ये होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज। तो ये वाला जो एज ग्रुप है, जिसको हम लोग 15 से 64 ईयर का मानते हैं, अगर इस एज ग्रुप के पर्सन जब ज्यादा हो जाएंगे तो इससे होगा क्या कि हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग जो एज है ना वो ज्यादा होगी। तो जब वर्किंग ज्यादा एज होगी तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमारे पास जो ये दो तरह के पर्सन डिपेंडेंट हो रहे हैं, ओल्ड एज और जो आपके न्यू कमर है, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सब कब होगा, जब हमारी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही होगी। तो बैड इफेक्ट भी है, गुड इफेक्ट भी है, लेकिन मेजॉरिटी में यहां पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो बैड तरीके से पड़ रहा है। ओके, अब देखते हैं कुछ चीजें, जैसे देख रहे हैं घनी आबादी होगी एकदम। अब चीज देखते हैं सबसे पहले अंडर पॉपुलेशन के बारे में। अंडर पॉपुलेशन सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ दैट एरिया द कंडीशन इज कॉल्ड एज अंडर ओवर पॉपुलेशन। सॉरी, ये अंडर पॉपुलेशन हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं लेकिन उनको रिसोर्सेज को यूज ही करने वाला कोई नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन को हम लोग अंडर पॉपुलेशन कह देंगे। ठीक है, इसके भी कुछ इंपैक्ट होंगे, अगेन बताना है आपको ये बैड इंपैक्ट है या गुड इंपैक्ट है। नंबर 1, नो कंजेशन और ओवर क्राउडिंग, बैड इंपैक्ट है या गुड, बताइए जल्दी से। ये गुड इंपैक्ट है या बैड इंपैक्ट है? गुड है, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी भाई, ये हो जाएगा हमारा गुड। नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैड, ये इसका बैड इंपैक्ट हो जाएगा। और जो इसके बैड इंपैक्ट हैं वो ओवर पॉपुलेशन के गुड इंपैक्ट हो जाएंगे, वहां पर शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। बैड इंपैक्ट, बिकॉज अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर लेते तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती। ठीक है, तो ये कुछ इसके गुड और बैड इंपैक्ट हैं। तो बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कौन सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ पॉपुलेशन, कि मतलब कि पॉपुलेशन में चेंज किस तरीके से होता है। इस डेफिनेशन को देखिए, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इट मीन्स द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, यानी कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम से अ डिकेड। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि एक दशक में कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनमें कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पहले 10,000 की पॉपुलेशन थी और 10 साल के बाद वही पॉपुलेशन 1,000 की हो गई, तो
तो ये जो 90,000 का जो चेंज आया, 90K का जो चेंज आया, वही हमारी चेंज इन पॉपुलेशन है। और ये किस तरीके से मैटर करती है, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट के हिसाब से डिपेंड करती है कि उस रीजन में बर्थ रेट कैसा है, उस रीजन में डेथ रेट कैसा है, और वहां पर माइग्रेशन कैसा होता है। अगर इन 3 चीजों के बारे में हमने जान लिया तो हम बता सकते हैं कि वहां पर पॉपुलेशन का चेंज कैसा हुआ था। 3 इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करती हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी रीजन के पॉपुलेशन का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से मैनेजेबल था। ओके, अब इसमें क्या चीज है, बर्थ रेट क्या होती है कि पर 1000 पर्सन पे कितने लोगों की बर्थ हुई थी, मतलब कि 1000 जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे वहां पर जन्मे, तो ये इस तरीके से बर्थ रेट निकालते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ डेथ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर, मतलब कि एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे की डेथ हो गई है। इस चीज से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, या मैं इसको बहुत कैजुअल लैंग्वेज में बोलूं कि एक साल में 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए, ये हमारी बर्थ रेट होगी। इसी तरीके से एक साल में 1000 लोगों पर कितने लोग मरे, वो हमारी डेथ रेट होगी। और माइग्रेशन के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो माइग्रेशन को जब देखेंगे तो 2 कॉन्सेप्ट का हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग इमिग्रेशन और एक देखेंगे ई वाला इमिग्रेशन, है ना। ओके, तो ये 3 चीजें हैं जो भी किसी भी पॉपुलेशन की चेंज के बारे में हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। 3 चीजें क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में क्या है, देख सकते हैं, इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि ये बताता है कि हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब ये स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से पता चलेगा, भाई कितने एज ग्रुप के लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां उनके लोगों का सेक्स क्या है, मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है, वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन लिटरेट है या इलिटरेट है, वहां पर रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। ये कुछ बेसिक से रीजन है कि जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है। तो अगर आप इस चीज को इंडिया कंटेक्स्ट में लगाएं तब आप बता सकते हैं कि एज ग्रुप में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है कि बेसिस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर कितने तरह की पॉपुलेशन होती है। एक हो गया रूरल पॉपुलेशन होगी और दूसरी किस तरह की पॉपुलेशन होगी, वो होगी अर्बन पॉपुलेशन। बोला यह जाता है कि वर्ल्ड की 46% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। ध्यान रखिएगा, विलेजेस में वर्ल्ड की 46% पॉपुलेशन रहती है और अर्बन एरियाज में 54%। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सिनेरियो डिफरेंट है। इंडिया में मेजॉरिटी अभी भी आपके गांव में रह रही है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बट अगर वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में ज्यादातर पॉपुलेशन अभी अर्बन एरियाज में रहती है, ज्यादा नहीं मतलब कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा 54%, और वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, 46% पॉपुलेशन आपकी गांव में रहती है। तो ये रेसिडेंस के आधार पर हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक और बचा है हमारा, एज कंपोजिशन। ठीक है, एज कंपोजिशन क्या है कि भाई एक ग्रुप हमने बनाया किसी भी पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर एक पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को अगर हमको एज के आधार पर डिवाइड करना हो तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमने कह दिया 0 से 14 जो है हमारे वो चिल्ड्रन कैटेगरी में आती है, जो अडल्ट हैं हमारे वो 5 से 59 की कैटेगरी में आते हैं, मतलब 15 से 59 की कैटेगरी में, और जो एजेड हैं वो 60+ की कैटेगरी में आते हैं। तो हम एज के आधार पर भी अपनी पॉपुलेशन का कंपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस इसका। लेकिन अभी होगा क्या, जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, इसको अलग अलग तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इसके ऊपर उठे, स्कॉलर्स ने इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि अगर उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए तो हमको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में एज ग्रुप कैसा है,
उसी तरीके से इंडिया में रहने वाले या किसी भी रीजन में रहने वाले, वहां पर गर्ल्स ज़्यादा हैं या बॉयज़ ज़्यादा हैं, वहां पर अडल्ट ज़्यादा है या ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, वहां पर बूढ़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा है या बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी तरीके से कई पैरामीटर हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए से जान सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट था। अब ये पॉपुलेशन पिरामिड है क्या एग्जैक्टली, इस फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से दिएगा। देखिए ध्यान से, यहां से लेके ये जो रीजन है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वो रीजन है जहां पर चिल्ड्रन ज्यादा रह रहे हैं, बच्चे, चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जो रीजन है, यहां पर देखिएगा 59 तक की जो एज है, यहां पर कौन लोग रह रहे हैं, अडल्ट, जिनकी एज 15 से 59 साल के बीच में, देखिए 59 साल तक। अब जो उसके बाद जो रीजन है, ये वाला, यहां पे कौन है, यहां पर ओल्ड एज के पर्सन रह रहे हैं, एजेड पर्सन, ओल्ड एज। अब यहीं से बहुत सारे फिगर आपको दिखा लेंगे, जो अब देखिए इसी पिरामिड के जरिए से, एक पिरामिड को अगर अभी आप ध्यान में देखिए, एक पिरामिड से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एज क्राइटेरिया पता चल रहा है, 1 2 3 एज क्राइटेरिया पता चल रहा है। इसी से ये पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में मेल कितने रहते हैं और फीमेल कितने रहते हैं, ठीक है। और भी एयर में कितना प्रोसेस चल रहा है कि 1915 में क्या प्रोसेस था, एयर वाइज हमने पता कर लिया कि 1990 से 94 के बीच में मेल और फीमेल का कंपोजिशन ये था। हम सारी चीजें इसके जरिए से पता कर लेते हैं। अब ध्यान दिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमको बताइएगा कि इन तीनों पिरामिड में कौन से, देखिए ये क्या है, ये केनिया के बारे में बता रहा है, ये जो है यूनाइटेड स्टेट के बारे में बता रहा है, और ये इटली के बारे में बता रहा है। अब बताइए, इस पिरामिड को देखने के बाद केनिया बेस्ट पोजीशन में है या यूनाइटेड स्टेट बेस्ट पोजीशन में है या इटली बेस्ट पोजीशन में है? आपको क्या लगता है कौन बेस्ट पोजीशन में है? यूएस। व्हाई? Because their adult population is more, that is the working population. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? वाई केनिया एंड द इटलीज जो पिरामिड है, इट इज नॉट गुड एज कंपेयर टू यूएसए। अच्छा, केनिया के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन विद द केनिया? देखिए, इसको थोड़ा एक ध्यान से देखिए, मेरे साथ चलिएगा। आप ये देखिए कि ये जो पर्सन है, ये वाले केनिया में, ये और जो ये वाली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कौन से डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? इस एज ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी पे तो डिपेंडेंट है, इसी पे तो डिपेंडेंट है, बीच वाले एज ग्रुप पे तो डिपेंडेंट है। तो आप ये देखिए कि यहां पर देखिए इतने सारे लोग, यहां पर इतने लोग, ये इतने से कम पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। अब इसको कंपेयर करिए यूएसए से। यूएसए में वर्किंग ग्रुप ज्यादा है या केनिया में? बताइए। यूएसए में। तो जब वर्किंग ग्रुप ज्यादा है, जो डिपेंडेंट वाले पर्सन होंगे, देख रहे ना कितना कम लोग यहां पे डिपेंडेंट हो रहे हैं इसके ऊपर। अब यहां पर आइए, यहां पर वर्किंग एज बहुत है, यहां पर वर्किंग एज वाले बहुत ज्यादा है, नियरली यूएसए के बराबर हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट वाले हैं वो कम हो गए हैं। बूढ़े की एज, मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो भी अभी बहुत कम है। अब न्यू बॉर्न बेबी जो है, छोटे बच्चे जो हैं, वो अभी ज्यादा नहीं है। तो अभी के लिए ये हमको थोड़ा सही लग रही है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, जो ऊपर की जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डेथ होगी, तो उनका डेथ रेट बढ़ जाएगा। तो भाई नीचे से जब पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज नहीं कर रही है, जवान पॉपुलेशन आगे चल के बुढ़ी हो जाएगी, और जो बच्चे हैं वो जवान होंगे, बच्चे जो हैं वो जवान होंगे, तो क्या होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही लोग जवान होकर वर्किंग एज में आएंगे और बहुत सारे लोग वर्किंग एज से डिपेंडेबल वाली कंडीशन में चले जाएंगे। इस वजह से ये वाला कहीं ना कहीं दिक्कत पे है। यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ही कम है, यहां पर शुरुआत से ही डिपेंडेंट लोग बहुत ज्यादा हैं, साथ ही साथ ऊपर के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो सबका डिपेंडेंसी इस पे, ऑल्दो यहां पर वर्किंग पॉपुलेशन भी कम है।
इन सब में जो सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं बैठ रहा है वो है ये कि इसमें जो चिल्ड्रन हैं वो भी मॉडरेट हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी मॉडरेट हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी मॉडरेट से थोड़ा प्लस है। मतलब अभी तो जितने लोग इन पे डिपेंडेंट हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी कमी नहीं आएगी जब ये लोग ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएंगे और नीचे वाले ऊपर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एट द एंड ये है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाए तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी रीजन में डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट लोगों का क्राइटेरिया क्या है और वो आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं। इस फिगर के हिसाब से डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो यूएसए सबसे बेस्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब दूसरे पैरामीटर अगर हम देखने लगे, दूसरे पैरामीटर अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीज बताइएगा। अब बताइए कि वो कौन सा ऐसा स्टेट है कि जहां पर विमेन की कंडीशन थोड़ी सही है, विमेन और मेन दोनों प्रॉपर कंडीशन में है। अगेन यूएसए अगर देखिए कंपेयर करिए, यहां पे देखिए नियरली सेम चल रहा है, नियरली सेम चल रहा है, एकदम बराबर का पिरामिड है। यहां वाले में आइए, यहां वाले में भी नियरली सेम चल रहा है, लेकिन यहां वाले में हल्का सा देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां वाली कंडीशन में भी नियरली सेम चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही तीनों ही जगह पर जो वुमेन और मेन का जो क्लासिफिकेशन और नियरली सेम है, तो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। इसी वजह से जो पिरामिड है, पिरामिड के जरिए से आप डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट के बारे में अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं और इनके फ्यूचर के बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इनका फ्यूचर आने वाले समय में क्या होता है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इंडिया का पिरामिड भी आप देख सकते हैं, उससे आपको चीजें कहीं ना कहीं पता चल जाएंगी। ये था आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स। मैं पॉपुलेशन डायनेमिक्स का पूरा चैप्टर एक बार में आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिवाइज कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। देखिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो चैप्टर है उसको पढ़ने का एक मेन रीजन था ये, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन के कंपोजिशन को समझ सकें। अब हम पॉपुलेशन के कंपोजिशन को क्यों समझे? बिकॉज हमें अपनी पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करना है, एक रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, ना कि आपकी लायबिलिटी में। तो भाई हमें अपनी पॉपुलेशन को अगर एसेट में बदलना है तो हमें उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेंगे? हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में जानना होगा कि हमारी पॉपुलेशन में लोग कितने हैं, हमारी पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, पॉवर्टी में कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। ये सब डेटा की हमें जरूरत होगी और इन सब डेटा के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया? गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस चलाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसस। सेंसस हर 10 साल पे की जाती है। 1872 में सबसे पहली सेंसस की गई थी, लेकिन जो फुल सेंसस है वो 1881 में की गई थी। उसके बाद हर 10 साल पे एक सेंसस की जाती है। लास्ट 2011 में की गई थी, 2021 में शेड्यूल थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वो हो नहीं सकी। और उसकी 2021 के आधार पर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन है, मतलब कि 121 करोड़ थी। अब वो डेफिनेटली बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है वो जब नया सेंसस आएगा तब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो पॉपुलेशन तो हमको पता चल गई। अब वो मैटर आता है, उसके बाद आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में हमने देखा था रिलीफ फैक्टर था, क्लाइमेट था, नेचुरल वेजिटेशन था, माइग्रेशन था, अर्बनाइजेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे। ये फैक्टर जहां पर सूटेबल होंगे वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जहां पर ये फैक्टर कम होंगे वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाएगी। वर्ल्ड में जब हमने इस बात को गौर किया तो हमने पाया, हमने वर्ल्ड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक था थिकी पॉपुलेटेड एरिया, मतलब कि वो रीजन जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा था अगर मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया की, जहां पर थिकी से थोड़ा सा कम लोग रह रहे थे। उसके बाद था तीसरा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पर बहुत छुटपुट लोग रह रहे थे। वो रीजन वही थे कि जो बहुत ज्यादा ठंडे हो, जहां पर जंगली जंगल हो, बहुत ज्यादा गर्म रेगिस्तान हो। इस तरह के रीजन को हमने पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड में समझा। अब उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाया, हमने पॉपुलेशन के बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारी पता की। तो हमने पता की कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है,
कि एक जगह की अगर पॉपुलेशन है तो उसका कंपोजिशन क्या है, वहां पर अर्बन में लोग रहते हैं या रूरल एरियाज में लोग रहते हैं। तो हमने इसके लिए जब ऑब्जर्व किया तो हमने ये पाया कि वर्ल्ड में रूरल एरियाज में पॉपुलेशन 46% है और अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन 54% है। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में ये बात अलग है। इंडिया में अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर लाइफ इन अ विलेज, गांव में रहती है, और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है मतलब कि कम लोग आपके अर्बन एरियाज में रहते हैं। उसके बाद हमने उसके कंपोजिशन को एज वाइज डिवाइड किया। हमने क्या किया कि कंपोजिशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एज वाइज डिवाइड किया। हमने 0 से लेके 14 साल की जो एज थी उसको चिल्ड्रन में रखा, 15 से लेके 59-60 वालों को हमने अडल्ट में रखा, और 60 से प्लस वालों को हमने ओल्ड एज में रखा। ये अलग अलग जो कंपोजिशन हम कर रहे थे, तो इस पे स्कॉलर्स ने कहा कि आप अलग अलग कंपोजिशन करने से बेहतर है कि आप मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसको पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड के जरिए से आपको एक ही फिगर में पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। उसके साथ साथ आपको उसी फिगर से पता चल जाएगा कि वहां पर एज ग्रुप क्या है, उसी पिरामिड से आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये दो मेजर इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी तब आप उसी से आप ड्राइव कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जिनको हम लोग ओल्ड एज या चिल्ड्रन बोलते हैं, ये आपके जो वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन पे कितना डिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोगों ने इन 3 फिगर का एग्जाम्पल लेते हुए काफी चीजों को समझने की कोशिश की और इससे हम लोग अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि पॉपुलेशन डायनेमिक के रिस्पेक्ट में थी। अब आप लोगों को इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो वो कंफर्म कर सकता है। एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन? यस? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर चीजें? तो यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी जो भी चीज रहेंगी उसको नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।